हेलो एवरीवन, दिस इज करण। आज हमारा 90 डेज के चैलेंज में आज हमारा 8वां दिन है, जो आज हम पढ़ेंगे मध्यकाल में झारखंड। सबसे पहले आते हैं पूर्व मध्यकाल। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी है। महामाया मंदिर गुमला। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित दूज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघन राय का धार्मिक गुरु था। अब आ जाते हैं टांगीनाथ का मंदिर। टांगीनाथ का मंदिर जो स्थित है वो गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। छिन्न मस्तिष्का शक्तिपीठ। ये जो मंदिर है राजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्न मस्तिष्का शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्न मस्तिष्का बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। इटखोरी चतरा। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में ही इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। अब आ जाते हैं उत्तर मध्यकाल। बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त हेतु भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कपूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। नागवंशी राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिया बया हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित तक आ पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहां से भाग गए। मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दोरा के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सदगावा कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। अब आ जाता है फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सदगवा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और इसे अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाया। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण व विराट कर्ण थे। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति वंश का संस्थापक उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। अब आ जाते हैं आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का शासक। खानदेश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है।
अब आ जाते हैं शेरशाह, अफगान शासक। शेरशाह ने मुगलों के विरोध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल झारखंड के रास्ते ही रोहतास पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतास के किले पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खान ने दरिया खां के साथ मिलकर महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी प्राप्त किया। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासकों हुमायूं को पराजित कर रोहतास से बीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्ष तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। अब आ जाते हैं हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 तथा 1555 से 56। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान एक बार हुमायूं भूरकुंडा रामगढ़ तक पहुंच गया था। अकबर 1556 से 1605। झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। शासनकाल का पूर्वोत्तर 1556 से 76 ईस्वी एवं शासनकाल का उत्तरार्ध 1576 से 1605 ईस्वी। अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वोत्तर में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया। अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध अफगानों पर विजय। अकबर के विरोध अभियान में अफगानों ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया। 1575 ईस्वी के टोकरोई की लड़ाई, भंजोर भूगुलमारी की लड़ाई, बालासोर उड़ीसा के पास के बाद जुनैद कर्रानी दिल्ली सल्तनत ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर वर्तमान रामगढ़ में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहां जुनैद कर्रानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन। छोटा नागपुर खासकर नागवंश। छोटा नागपुर खासकर नागवंश अकबर नागवंशों की राजधानी खोखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, सामरिक कारण साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक कारण इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि, आर्थिक कारण आदि थे। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुक खां एवं उनके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मानसबदार मान सिंह के अभियान 1590 से 92 ईस्वी में मुगलों का साथ दिया। अब आ जाते हैं पलामू का चेरो वंश। 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भगवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। पलामू ने मुगलों की सेना नियुक्त करके भगवत राय को राजा बने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरो ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। अब आ जाते हैं सिंहभूम का सिंहवंश। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के पोरहाट में शिववंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। मानसिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह को
मुगलों की अधीनता स्वीकारने हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। 1592 ईस्वी में ही मानसिंह ने राजमहल साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। मानसिंह ने पारकोटा, ऊंची चार दीवारी व महल वाले नगरों की संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। मानभूम व हजारीबाग के राजवंश 1590 से 91 ईस्वी में मानसिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। इस दौरान उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। आईने ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई। जहांगीर 1605 से 1627 झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर, खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहाँ खुर्रम के राजमहल आगमन से है। जहांगीर के समय में छोटा नागपुर, खासकर नागवंश। जहांगीर की आत्मकथा तुजो के जहांगीर में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अपनी आत्मकथा तुजो के जहांगीर में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों से मिलने वाले हीरों के कारण इस पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोखरा का शासन दुर्जन साल मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोखरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान नूरजहां का भाई को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोखरा, झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस दौरान इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्षों तक 1615 से 27 ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खां को पाथ जंग की उपाधि प्रदान करते हुए 4 हजारी मानसबदार बनाया गया। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। इन हीरों को परखने हेतु दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की पदवी प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। अब इसके पलामू का चेरो वंश भी इसके पढ़ लेते हैं। 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरोवंशी शासक अनंत राय था, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज का विस्तार सड़क ए अंजाम जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया। सबल राय बंगाल की ओर जाने वाली मुगल काफिलों को लूट लिया करता था तथा इससे जहांगीर नाराज हो गया तथा उसने सबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सबल राय की मृत्यु हो गई। सबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल
क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। अब आ जाते हैं बिष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के बिष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार बीर हमीर को पराजित किया। खुर्रम खां शाहजहां का राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा बर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। अब आते हैं शाहजहां के बारे में। अब पढ़ते हैं। शाहजहां 1627 से 1658। झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश पलामू के चेर वंश सिबूम के सी वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से, जिसमें से पहले पढ़ते शाहजहां से छोटा नागपुर खास का नागवंश। जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरो आया तथा 1640 ईस्वी तक यह शासन किया। दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोखरो से दोसा स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रही। दुर्जन साल ने दोसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इस भवनों में नवरत्न नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोखा दर्शन का भी व्याख्या थी। दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी तक नागवंशी शासक रहा। रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी ने आक्रमण किया। इसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार करके संधि कर ली। अब आते हैं शाहजहां का पलामू का चेरो वंश पढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय सहबल राय का उत्तराधिकारी था। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने 1641 में पलामू के चेरो राज पर आक्रमण किया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां 1642 ईस्वी में पटना लौट गया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इख्तिकात खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरोध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इख्तिकात खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1,00,000 रुपये व एक हाथी देने के अतिरिक्त साथ पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। इख्तिकात खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना
मालगुजारी तय कर दी। पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2000 मान सूबेदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया। अब आ जाते हैं सिंहभूम का शिववंश। शाहजहां के समय शिववंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। अन्य क्षेत्रीय राजवंश। शाहजहां के शासनकाल में पंचायत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया। शाहपूजा शाहजहां का पुत्र था। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब 1658 से 1707। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के शिववंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। औरंगजेब के से रिलेटेड से पढ़ लेते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी और रामशाह 1690 से 1715 ईस्वी औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक पोखरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर बोड़ैया रांची का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज पर केवल एक बार ही मुगल आक्रमण हुआ, जिससे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने रघुवंशी शाह की राजधानी दौसा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया। इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दौसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर दरवाजा कहा जाता है। रघुनाथ शाह के बाद रामशाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। 1690 ईस्वी में रामशाह ने औरंगजेब को 9705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किया। रामशाह ने पलामू, रीवा एवं सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया था। इसने रीवा व सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। रामशाह ने अपने पुत्र एनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपनी दो बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया था। पलामू का चेरो वंश। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। मेदिनी राय 1658 से 74 ईस्वी सर्वाधिक शक्तिशाली चेरो वंशी शासक था। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उन्हें कर देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगल राज्यों पर आक्रमण कर लूटपाट भी करता था। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने व मेदिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 को कोटी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले चतरा पर अधिकार कर लिया।
कुंडा के शासक चुनराय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय चुनराय के भाई ने चुनराय की हत्या कर दी। 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा। दाऊद खां ने संधि के इस प्रस्ताव को सूचना औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोगों ने मुगलों के एक काफिले को लूट लिया। इससे नाराज होकर दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ गया। मेदिनी राय युद्ध की तैयारी करने लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकारने और एक निश्चित दर से कर देने हेतु प्रस्ताव भेजा। इससे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने देने का प्रस्ताव था। मेदिनी राय ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा युद्ध की घोषणा कर दी। औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समीप मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसमें मुगलों की सेना भारी पड़ी तथा मेदिनी राय की सेना कमजोर पड़ने लगी। मेदिनी राय ने किले से कीमती सामान देकर महिलाओं व बच्चों को जंगल में भेज दिया तथा स्वयं नए किले में ही रुक गया। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सुरगुज्जा में शरण ली थी। इस प्रकार पुराने व नए किले सहित चेरो राज पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरो ने पुनः देवघन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां के एक सेनापति शेख सफी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर कब्जा कर लिया। दाऊद खां ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर दिया तथा स्वयं पटना लौट गया। दाऊद खां ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसे दाऊदनगर की अपनी गढ़ी में लगवा दिया। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों की माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा मनोस व गो नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। 22 अगस्त 1666 को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया गया। मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पुनः पलामू लौट गया तथा अपने राज पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपने बुद्धिमत्ता नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है तथा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय 1674 से 80 ईस्वी, दिगपाल राय 1680 से 97 ईस्वी एवं साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी का शासन रहा। अन्य क्षेत्रीय राजवंश। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज रामगढ़, कुंडा, 6 केंद्रीय एवं खड़खड़िया थे। इसमें रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस समय व इसके बाद 1667 से 1724 तक रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। 1670 ईस्वी में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दी, क्योंकि बादाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था। दलेल सिंह ने चास के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी।
रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़खड़िया अवस्थित था तथा तथा यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। कुंडा राज चतरा की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पिंडारियों से रक्षा हेतु बाबलतार, पिम्भूरी, बरवाडी व नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की। केंद्रीय राज वर्तमान चतरा जिले में स्थित था, जिसके पूर्व में 6 राज्य अवस्थित था। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से 96 में मेदिनीपुर, बंगाल के शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खां ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में जबरदस्त खां ने इसे पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्ण बचा रहा था। अन्य तत्व पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा से में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलवन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इल्तुतमिश तथा बलवन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। कोखरों के नागवंशी शासकों को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा आलमा हीरो के खान का मालिक से संबंधित किया गया था। आप सभी का धन्यवाद।